वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक डाउन का में यासीन आज़ाद साहब खां सां हिकिड़ो सवाल पुट कयो, उन जो जवाब हू कंटिन्यू कयो वेठा। जी यासीन साहब, मैं दोबारा ज़रा उसको कि ये दोहरा मयार क्यों है, जो एंटी गवर्नमेंट केसेस हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे उठाया गया है, और वो आवाम, वो मासूम लोग जिनकी वजह से ये गवर्नमेंट बनी है, वो अगर कोई केस लेके जाते हैं तो उसमें साल साल लग जाते हैं। ये दोहरा मयार क्यों है? हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। तो आपने देखा होगा कि मेमो गेट का जो कंसेप्ट था वो अब बिल्कुल तकरीबन ख़त्म होकर रह गया मेरे नज़दीक। और वो जो असली फरीक थे, जो हमारे एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी हैं, सारे लोग हैं, उनकी सूरत हाल अब है कि अब मेमो गेट में वो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो ले गई वो भी काफ़ी हद तक खामोश है। हमारी थर्ड फोर्स जो है, जो इस मुल्क में ज़्यादा अमल दखल करती है, फौज की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं करता। थर्ड फोर्स का मतलब, हम लोगों को थर्ड और फोर्स का मतलब नहीं आता। थर्ड फोर्स का मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि जो वक्तन फ़वक्तन जब हालात ख़राब होते हैं तो ताकत के बलबूते पे इक़्तिदार में आ जाते हैं और 10-10, 12-12 साल इक़्तिदार में रहते हैं और हुकूमत करके चले जाते हैं। वो तो जो एक टकराव पैदा हुआ था इन इदारों के दरमियान, बाद दोस्तों ने यह कहना शुरू कर दिया कि जी फ़ौज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। तो मैंने उनसे माजरत की कि फ़ौज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है और उनके मतहत है, वो बाउंड है उनकी डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए। आज भी मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ और ये आईनी सूरत हाल यही है। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो रही है कि अब नहीं बल्कि शुरू से ही, कि वो फ़ौज आज मेरी नज़रों में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मजबूत पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन चुका है। अच्छा। और वो उसकी वजह, बैकग्राउंड क्या है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो यूनाइट होके उस फोर्स का रास्ता रोकने के लिए, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है सर आप, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब उस फोर्स का रास्ता रोकने के लिए कोई अमली कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कहता हूँ बिला खौफ ये कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थर्ड फोर्स का रास्ता नहीं रोकेंगे, उस वक्त तक थर्ड फोर्स इक़्तिदार में अपना रोल प्ले करती रहेगी। और अगर पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि इक़्तिदार में आने के बाद वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो मैं उससे एग्री नहीं करता। कमांड फिर और कोई करता है। और आपने देखा होगा कि एक सूरत हाल आई कि फौरी तौर पर आया कि जी आप ये बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देने की क्या जरूरत है? मैं क्यों बताऊं, मैं तो सवाल पूछने के लिए बैठा हूं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे नज़दीक नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि जिस जनरल का बाद में नंबर था वो बेचारा अंडर प्रोटेस्ट रिजाइन करके चला गया। आपने एक आदमी का उसके हक से महरूम किया। जो आदमी अपनी सर्विस पूरी कर ले, वो ABCD कोई भी हो, थर्ड फोर्स से हो, जुडिशरी से हो, कहीं से भी हो। सर एडॉक जजेस भी तो बैठे हैं ना अभी। नहीं, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में कोई अडॉक जज नहीं है, तो सही ना, सारे परमानेंट जज। हाँ, तो वही कहता ना, पहले हुआ ना, हमने अडॉक जजों की मुखालफत की है। बार के लीडर की हैसियत से, बार के मेंबर की हैसियत से हमने मुखालफत की। सही। और आज यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक भी अडॉक जज नहीं। दोहरा मयार क्यों है? सवाल वहीं अटका हुआ है कि एंटी गवर्नमेंट केसेस बड़े जल्दी उठा लिए जाते हैं और जो अवाम के केसेस हैं, जैसे लोग मिसिंग पर्सन्स के केसेस हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो बात आप कहते हैं बिल्कुल सही है कि 16 मार्च 2009 की जुडिशरी की बहाली के बाद लोग अब हमसे ये सवाल करते हैं, और ये बात मैंने पहले भी कही है, हर जगह कहता हूँ कि लोग अब हमसे सवाल करने लगे हैं कि क्या ये वही जुडिशरी है जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो कॉमन मैन का केस है उसका नंबर बड़ी मुश्किल से आ रहा है, चूँकि आप बड़े केसों में हाथ डाल के बैठे हुए हैं। और बड़े केसों में मसलन सुप्रीम कोर्ट में कभी 9 जजेस की बेंच होती है, कभी 17 जजेस की बेंच होती है। अब तमाम के तमाम जज साहिबान जब एक केस में चले जाएंगे तो बाकी केसेस की प्रोसीडिंग का तो कोई ताल्लुक नहीं बनता ना। कॉमन मैन का इन चीज़ों से क्या ताल्लुक है? कॉमन मैन तो ये चाहता है कि जो उसका केस पेंडिंग है। और आप यकीन करें कि मेरे पास पूरे पाकिस्तान से एक केस था सोमोटो, इराक़ के मुतासरीन का, कुवैत के मुतासरीन का, जिनको निकाला गया, जिनकी पेमेंट नहीं आई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया। सो मोटो एक्शन लेने के बाद वो मामला पेंडिंग में चला गया।
11 जनवरी 2012 को ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे ये कहा कि ये केस आप फिक्स करें कोर्ट में। ये उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने वादा किया कि 15 फरवरी के बाद मैं उस केस को फिक्स करूँगा। उस केस में तकरीबन 5000 मुतासरीन हैं, वो है पब्लिक इम्पोर्टेंस, चूँकि उसमें 5000 के करीब कोई मामूली नफरी नहीं, बहुत बड़ी नफरी है, लिहाजा उनका केस प्रोसीड होना चाहिए। क्योंकि सो मोटो एक्शन जब आपने लिया तो सो मोटो एक्शन लेने के बाद आपने उन लोगों को ये उम्मीद दिलाई कि हम आपको कुछ दिलाएंगे, और उसके बाद एकदम ब्रेक आ गया, साल, 1.5 साल, 2 साल का। लोग पूछते ही नहीं, तो लोग पूछते हैं, नहीं लोग पूछते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो तो सारा दिन जो नई खबर आती है उसके पीछे जाते हैं ना। ये खबर तो दब गई। देखें, ये खबरें ये दबनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ इनको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक। अब इसी तरह से जब ये सूरत हाल आपके सामने आएगी तो फिर आप देखें क्या हम कहाँ जाएंगे। या इसके अलावा जितने भी मामला हैं, मैं ये कहता हूँ कि मामला इम्पॉर्टेंट मामला ठीक आप टेकअप करें, लेकिन साथ साथ गरीब लोगों के केसेस की भी डिस्पोजल होनी चाहिए। चले इशू के हवाले से ये एक सवाल करूंगा कि ये जो मुअत्तल की गई है आर्जी तौर पर, अगर तब तक कोई इत्तफाक राय नहीं आता तो क्या कोर्ट के पास ये इख्तियारात हैं कि इनकी परमानेंट सस्पेंशन कर दी जाए, टर्मिनेशन कर दी जाए? कोई ऐसा देखें, अगर आपने कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, चूंकि आपने 18 अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन का वादा किया हुआ है, ठीक, वो अमेंडमेंट आपको हर हालत में लानी है, और अगर आप उसको पूरा नहीं करते, ठीक, तो कोई चीज़ अगर आइन के खिलाफ जा रही है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो कोई भी ऑर्डर कर ले। लिहाजा यही बात मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट का भी काम यह है कि जो कानून से आइन में इसकी गुंजाइश है कि जो लोग इलेक्ट होके आए हैं फिर उनको सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर के जरिए टर्मिनेट कर दे या नहीं, टर्मिनेशन का कोई कंसेप्ट नहीं बनता। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली लेकिन ये चीज़ जैसे कि मैंने पहले कहा कि होना ये चाहिए था कि अगर ये बात थी तो आपको इलेक्शन को स्टे कर देना चाहिए था, लेकिन बंदे के इलेक्ट हो जाने के बाद जिन लोगों ने उनको बाकी पीरियड के लिए इलेक्ट किया, उनको अगर आप डिस्क्वालीफाई करेंगे तो वो मुनासिब ऑर्डर नहीं होगा। साहब देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे है हमारी डिस्कशन कि इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, फिर जब ये बोगस वोट्स का केस आया तो ये तो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के मतलब एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर ये ऑर्डर आ सकता है तो आगे सर बोगस वोट पे मेरा यहाँ आगे भी ऑर्डर आ सकता है ना सर। अगर आपकी इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर तो पूरी की पूरी असेंबली बोगस वोट की बनाओगे। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ आपसे। तो क्या आप पूरी की पूरी असेंबली को डिक्लेयर कर देंगे? पूछ रहा हूँ कि क्या कोर्ट कर सकती है। तो मैं यही कहता हूँ कि कोर्ट को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट के लोग इन्वॉल्व है इस टाइप का। मैं तो ये कहता हूँ कि कोर्ट ने जो ये 28 आदमियों की मेंबरशिप सस्पेंड की, मेरे नज़दीक ये भी नहीं होनी चाहिए मतलब इस वक्त जो असेंबलियाँ चल रही हैं बोगस वोट्स के केस के बाद, ये नजरिया ज़रूरत पे चल रही है। नहीं, मैं तो उसको बोगस नहीं कह सकता कि 100% बोगस वोट है। 100% तो नहीं थे ना, लेकिन जो 3-3.5 करोड़ ये तय करना कि वो 3 करोड़ थे, क्या सिलसिला था वेरिफिकेशन का, कहाँ से थे वो, कहाँ से नहीं, और पता ये चला कि आपने 3 करोड़ का अगर कहा कि ये वोटर नहीं है, जाली हैं, तो 3 करोड़ नया वोटर आप लेके सामने आ गए। तो अब जो 3 करोड़ नया लेके आए, इसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा कि असली है या नकली है? देखिए ना, ये बड़ा मुश्किल काम है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो टेक्निकल काम, लेकिन मैं सवाल मेरा बड़ा सिंपल है कि अगर 28 लोगों की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया जाता है ये कह के कि जी वो 18th अमेंडमेंट के बाद जो एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन के क़याम की बात हुई और फिर ये जाली वोटों का मामला आया, देखे बात तो वहीं जा रही है ना कि जी वोट जाली थे और इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं था, तो आज वही इलेक्शन कमीशन है, यही इलेक्शन। यहाँ बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो गई है कि ये तो 28 अपनी जगह पे है, अगर आप 20वीं अमेंडमेंट नहीं लाते और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस साइड पे चला जाता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, इसी को कंटिन्यू करें। ब्रेक ले लो, मैं जरा कथा कलम प्रोग्राम टाइम हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक, जो ब्रेक खां पोइ इतां ई कंटिन्यू कंदासीं त हिन वक्त जेको ही सॼो मामलो हले पियो 20 तरमीम वारो या 20 तरमीम खे मंज़ूर कराइण जे हवाले सां, इहो मामलो इहो आहे त हिकिड़ो त वोट जाली हुया ऐं उन खां अलावा 18 जेका आइनी तरमीम थी हुई उन में इहो चयो वियो हो त आज़ाद इलेक्शन कमीशन क़ाइमु कयो वेंदो। अञा ताईं आज़ाद इलेक्शन कमीशन बि क़ाइमु न थियो आहे ऐं हींअर जेके सभई मेंबर्स आहिनि पार्लियामेंट जा,
उहे उन्हनि जे बारे में चयो थो वञे त अधु खां वधीक जाली वोट खणी पार्लियामेंट में वेठा आहिनि। सिचुएशन ॾाढी ख़तरनाक आहे, जीअं यासीन आज़ाद साहब चयो। इन सिचुएशन खे थोरो वधीक ॾिसूं था, इन ते वधीक ॻाल्हायूं था, पर हिकिड़े नंढड़े वक़्फ़े खां पोइ स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।